नमस्कार। मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा बोझ नहीं है। वृद्धा आश्रम के मुख्य द्वार पर कार रुकते ही वैभव ने एक नजर पीछे बैठे अपने पिता कमल जी पर डाली। सफेद हो चुकी दाढ़ी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और आंखों में वर्षों की थकान और ममता का मिला जुला भाव था कमल जी के चेहरे पर। लेकिन वैभव का मन अब कठोर था। बिना कुछ कहे, बिना एक बार भी आंखों में आंखें डालकर देखे, उसने कार का दरवाजा खोला और बेहद संकोचहीनता से पिता से कहा, पापा, आप यहीं ठीक रहेंगे, देखभाल भी होगी और आपको यहाँ आराम भी मिलेगा। यहाँ आपके उम्र के और लोग भी हैं, आपका मन लगा रहेगा। कमल जी ने क्षण भर के लिए आसपास अपनी नजर दौड़ाई। वृद्धा आश्रम के ऊंचे फाटक, दीवारों पर चढ़ती बेलें, अंदर से आती धीमी कराहों की आवाजें और एक अजीब सी चुप्पी ने उन्हें जैसे भीतर से झकझोर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वैभव से एक भी सवाल नहीं किया, ना कोई शिकायत, ना कोई उल्हाना। बस अपनी कांपती उंगलियों से दरवाजे का सहारा लेकर वे कार से नीचे उतरे। उनकी आंखें भर आई थी, मन जैसे कोई बहुत सारे तूफान झेल रहा हो, लेकिन मुख पर वही सदा का शांत, स्नेहिल, पिता धर्म निभाने वाला भाव था। उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, सदा खुश रहो बेटा। ये सब टूटे हुए थे, जैसे रूह से निकले हों। गले में रुंधन था, पर प्यार की मिठास अब भी जस की तस थी। वह आशीर्वाद नहीं था, वह एक पिता के टूटते दिल की अंतिम पुकार थी। एक पिता का अंतिम संबंध था, जो वह दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी निभा रहा था। लेकिन वैभव वैभव ठहरा ही नहीं। उसने ना उन आंखों में देखना चाहा, न उस कांपती आवाज को महसूस करना चाहा। बस बिना मुड़े उसने तुरंत कार स्टार्ट की और जैसे ही इंजन की आवाज गूंजी, उसी में डूब गए एक पिता के शब्द। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वृद्धा आश्रम के फाटक से बाहर निकल गई और पीछे रह गया एक पिता, जो बोझ नहीं था, लेकिन बोझ समझा गया। कमल जी कुछ पल वहीं खड़े रह गए। उनकी बुझी बुझी आंखें उस गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक वो आखिरी मोड़ पर मुड़कर नजरों से ओझल न हो गई। उनका मन जैसे सुन्न हो गया था। दिल के अंदर उठती हूक को उन्होंने एक गहरी सांस के साथ दबाने की कोशिश की, पर वो थरथराती सांसें भी उनके टूटते विश्वास का बोझ संभाल नहीं पा रही थी। बाएं हाथ में एक पुराना सा कपड़ों का बैग था, जिसकी चेन अब भी पसीजते हाथों से बंद नहीं हो रही थी, और दाएं हाथ में उनकी सबसे अनमोल था थी उनकी पत्नी सुनीता की मुस्कुराती तस्वीर। उस तस्वीर को उन्होंने ऐसे पकड़ा था जैसे वही अब उनका एकमात्र सहारा हो। सुनीता के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जो हर मुश्किल वक्त में उन्हें हौसला देती थी। लेकिन आज आज उस तस्वीर की मुस्कान भी उन्हें रुलाई में बदलती लग रही थी। धीरे धीरे उन्होंने वृद्धा आश्रम के गेट की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ जैसे कोई पुरानी याद, कोई दबी हुई उम्मीद या कोई अपमान उनके पैरों में जंजीर बनकर लिपटती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। शायद शायद वैभव पुकार ले, शायद कह दे, पापा चलिए घर चलते हैं। लेकिन वहां तो अब सिर्फ खामोशी थी और एक बंद गेट, जो अब उनकी नई दुनिया का प्रवेश द्वार बन गया था। वो वृद्धा आश्रम का मुख्य द्वार पार कर चुके थे, लेकिन मन के भीतर कहीं एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था। एक बेटे के भरोसे का, एक परिवार के सपनों का। सामने खड़ी एक सहायिका ने मुस्कुराकर कहा, आइए बाबा, आपका कमरा तैयार है। कमल जी ने बिना कोई उत्तर दिए बस सुनीता की तस्वीर को अपने सीने से थोड़ा और कस लिया और अपने कांपते थके टूटी उम्मीदों से भरे बोझिल कदमों को भीतर की ओर मोड़ दिया। इधर जैसे ही वैभव घर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली, मानो किसी बोझ से मुक्त हुआ हो। घर में एक सन्नाटा था, मगर वैभव को यह सन्नाटा किसी सुकून से कम नहीं लग रहा था। तभी काव्य पर उसकी नजर पड़ी, जिसके चेहरे पर आज
एक अलग ही तेज था। ना कोई सिकन, ना कोई परेशानी, चेहरे पर बस एक सुकून की परछाई दिख रही थी। काव्या ने एक ट्रे में पानी का गिलास लाकर वैभव को थमाया और कहा, लो पानी पी लो। आज तुमने वो कर दिखाया जो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी। वैभव ने चुपचाप पानी का एक घूंट मारा। काव्या ने वहीं पास आकर कहा, आज हम आजाद हो गए वैभव। अब ये घर वाकई घर जैसा लगने लगा है। ना वो रोज की झुंझलाहट, ना उनकी चुप्पियां जो पूरे घर को बोझिल कर देती थी। अब न कोई हल्ला, न किसी की किचकिच। अब बस सुकून होगा, शांति होगी और अब जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी। काव्य की आंखों में खुशी थी, मगर वैभव की निगाहें कहीं और थी। उसने घर की दीवारों को देखा, वही तस्वीरें, वही सजावट, लेकिन कुछ खाली सा लग रहा था। पापा की आवाजें नहीं थी, उनका अखबार नहीं बिखरा था टेबल पर, ना ही उनकी खांसी की वो सुबह सुबह की आवाज थी। शायद उसके मन में कहीं कुछ चुभ रहा था, लेकिन यही सुकून, यही राहत तो वो चाहता था। लेकिन ये राहत क्षणिक थी, क्योंकि अभी वह दरवाजा बंद भी नहीं कर पाया था कि अंदर से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे भाई कमल, कहाँ हो रे? लगता है अब तेरे कान भी कमजोर हो गए हैं, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, आज तेरे लिए तेरी मनपसंद रबड़ी लाया हूँ। और हाँ, दांत नहीं है ना तेरे, तो खास तौर पर तेरे लिए दुकान से लाया हूँ। आजा, तुझे पसंद है ना, तेरे लिए लाया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा है। ये आवाज कमल जी के जिगरी दोस्त योगेश अंकल की थी। हंसमुख, बेबाक और स्नेह से भरे हुए रहते थे वे। और आज वे हमेशा की तरह अपने दोस्त से मिलने उसी अपनत्व के साथ आए थे, जैसे हर हफ्ते आते थे। लेकिन आज वैभव के लिए यह आवाज किसी आंधी से कम नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, आंखें भटकने लगी, मन में घबराहट और अपराध बोध का तूफान उठ खड़ा हो गया था। पैर ठिठक गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि योगेश अंकल से क्या बोले, कैसे बोले, या छुप ही जाए कहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योगेश अंकल तो सामने खड़े थे। वैभव ने जबरन मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, अरे अंकल नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। उसकी आवाज में वो ठहराव नहीं था, वो आत्मीयता नहीं थी जो पहले होती थी। योगेश अंकल कुछ समझ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वैभव के चेहरे पर फैली अचकचाहट को महसूस कर लिया था। वैभव अंदर की ओर बढ़ा, पर उसके हर कदम में बोझ था। दिल बैठा जा रहा था। एक ओर पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ने की ताजा यादें, और दूसरी ओर उनके सबसे करीबी दोस्त का यह स्नेहिल व्यवहार उसे भीतर तक झकझोर गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, कैसे बताए कि पापा अब इस घर में नहीं है। कैसे कहे कि अब यह रबड़ी उन होठों तक नहीं पहुंचेगी जिनके लिए लाई गई थी। और शायद उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो बता भी पाएगा या बस चुप ही रह जाएगा। नहीं बेटा, बैठूंगा नहीं, बस ये रबड़ी कमल को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सहारे अपने डगमगाते कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए योगेश जी ने जैसे ही कमल जी के कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने पास खड़े वैभव की ओर देखा और बड़े ही स्नेह और सहजता से पूछा, कहाँ है कमल? दिखाई ही नहीं दे रहा, न उसकी कोई आवाज सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है न उसकी? उनकी आवाज में चिंता झलकने लगी थी, शायद इसलिए कि कमल जी हर बार दरवाजे पर ही मुस्कुराते हुए मिलते थे। अरे आ गए यार कहते हुए, लेकिन आज वह मुस्कान, वह आवाज, वह उपस्थिति, सब कुछ नादारद थी। घर तो वैसा ही था, लेकिन कमल जी की अनुपस्थिति ने उस घर को सूना कर दिया था। योगेश जी की आंखें घर के हर कोने में ढूंढती रही, जैसे उम्मीद थी कि कहीं से कमल जी निकल आएंगे, आवाज लगाएंगे या हंसते हुए कहेंगे, तू फिर से रबड़ी ले आया। लेकिन वैभव का चेहरा पीला पड़ गया था। काव्य भी सुन्न खड़ी थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था
कि कैसे इस परिस्थिति का सामना करें। उस सहज से प्रश्न ने उनके अंदर का सारा अपराध बोध जैसे जगा दिया हो। गले में कुछ फंसा था, आंखें झुकी हुई थी। कैसे कहे, किस शब्द में ढाले वह सच्चाई को, जिसे सुनने के लिए न योगेश जी तैयार थे, न शायद खुद वह। बहुत धीरे कांपती आवाज में उसने खुद को समेटते हुए कहा, नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है। इन शब्दों में ना कोई स्पष्टता थी, ना ही साहस, बस एक टूटी हुई सच्चाई थी जो होठों से निकलते हुए भी कांप रही थी। योगेश जी ठिठक गए, उनका हाथ हवा में ही रुक गया। रबड़ी का डिब्बा अब एक बोझ लगने लगा था। उन्होंने भौचक होकर वैभव की ओर देखा और कुछ क्षण बाद पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गए? तू भी तो यही है। उनकी आवाज में हैरानी भी थी और विश्वास के चटकने की शुरुआत भी। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ संभव है कि बेटा घर पर हो और पिता कहीं और, वो भी बिना बताए। यह सवाल अब वैभव के मन में सुलगती हुई आग बन चुका था, क्योंकि जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा में जमी हुई एक चुप्पी थी, एक शर्मनाक सन्नाटा जो पिता के न होने से कहीं ज्यादा भयानक था। वो अंकल, मैंने वृद्धा आश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहां पर उनके लिए। वैभव के होठों से जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे की हवा मानो जैसे एकदम से भारी हो गई। एक क्षण पहले तक तो योगेश जी मुस्कुराते हुए अपने पुराने दोस्त के लिए रबड़ी लाने का उत्साह लेकर आए थे। अब उनके चेहरे पर खामोशी की एक ऐसी चादर फैल गई थी, मानो किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वृद्धा आश्रम, यह शब्द उनके कानों में ऐसे पड़ा जैसे किसी ने उन पर हथौड़े से वार किया हो। उनके कांपते होंठ फड़फड़ाए, आंखों में विश्वास टूटने की नमी उतर आई। उन्होंने वैभव की आंखों में झांका, जैसे पुष्टि चाहते हो कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहा वो। पर वैभव की नजरें झुकी हुई थी और उसकी चुप्पी सब कह रही थी। वैभव, तू कमल को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्धा आश्रम में अकेला छोड़ आया। योगेश जी की आवाज मानो गले में अटक गई थी, कंठ रुंध गया था, सांस मानो थम सी गई थी। वो वहीं पास पड़ी एक कुर्सी की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़े। छड़ी भी अब उन्हें थाम नहीं पा रही थी। किसी तरह खुद को खींचकर उस कुर्सी पर गिरते से बैठे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बस एक टक वैभव को घूर रही थी, उस वैभव को जिसे उन्होंने बचपन से कमल जी की गोद में खेलते देखा था। क्यों किया तूने ऐसा वैभव? अब वह आवाज में करहा थी, तड़प थी। एक ऐसा प्रश्न था जो सिर्फ एक दोस्त का नहीं, बल्कि एक पिता का भी बनकर निकला था। तेरे लिए बोझ बन गया था तेरा पिता, क्यों? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जो चोट थी वो गूंज रही थी पूरे घर की दीवारों में। जिस बाप ने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीवन की हर ठोकर से बचाया, उसे तूने उस जगह छोड़ दिया जहां लोग अपनों के छोड़े हुए दर्द को लेकर जीते हैं। उनकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। जिस पिता ने कभी तुझे तकलीफ में देखकर रात भर करवट नहीं ली, तूने उसे इस उम्र में इस तरह अकेला छोड़ दिया। वैभव अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी, मगर शायद शर्म, पश्चाताप और अपराध बोध ने उसके होंठ सी दिए थे। और योगेश जी, वो तो जैसे अंदर से टूट चुके थे। उन्हें कमल जी की यादें दिखने लगी थी, दोनों की हंसी, बातें, संघर्ष, दोस्ती, लेकिन अब केवल अकेलापन था। एक बूढ़े दोस्त के अकेलेपन ने दूसरे बूढ़े दोस्त की आत्मा को हिला दिया था। अंकल, आपसे कुछ छुपा नहीं है। वैभव की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक थकावट, एक लाचारी झलक रही थी। माँ के जाने के बाद से पापा जैसे बदल ही गए हैं। उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार, सब कुछ अजीब हो चला है। वो बोलते बोलते रुका, गहरी सांस ली, फिर जैसे एक बोझ को उतारते हुए उसने आगे कहा, अब तो
कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं रहा उन्हें। किसी भी वक्त किसी भी पोशाक में बाहर निकल आते हैं, कभी बनियान में तो कभी आधे गीले कपड़ों में दरवाजा खोल देते हैं। और बहू काव्या के साथ तो बात बेबात चिड़चिड़ाने लगे थे। हर बात में टोकना, उल्टा सीधा बोलना। हम कितना समझाते हैं पर वे सुनते ही नहीं। कल तो बच्चों के ट्यूशन टीचर के सामने ही गुस्सा करने लगे थे। उसकी आंखें जैसे शर्म से झुक गई। लोग बातें बना रहे थे अंकल। अब वैभव की आवाज में जैसे एक झुंझलाहट उभरने लगी थी। घर में एक पल को भी सुकून नहीं था। हमेशा कुछ न कुछ, कोई न कोई शिकायत, कोई न कोई परेशानी। मुझे ही संभालना पड़ता था सब। मैं भी कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं हूँ। इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच रोज रोज छुट्टी भी नहीं ले सकता था मैं। और बस कर बेटा, बस कर। अचानक योगेश जी खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि तड़प और आक्रोश घुल चुका था। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी वैभव। उनकी आंखें अब वैभव की आंखों में सीधे उतर रही थी। तू भूल गया बचपन में जब एक बार बोर्ड की परीक्षा में तू फेल हो गया था। पूरा मोहल्ला तानों से भर उठा था। तेरे पिता पर तो जैसे गाज गिरी थी। लोग कहते थे बड़ी बड़ी बातें करने वाले कमल का लड़का फेल हो गया। उसने कभी कुछ नहीं कहा तुझे, एक बार भी नहीं जताया कि तुझसे उसे निराशा हुई है। बस छाती पर पत्थर रखकर तुझे गले लगाता रहा। कमल ने तो जैसे अपने बेटे की चिंता में अपना सब कुछ छोड़ दिया। ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी। वो तुझे अकेले में रहने ही नहीं देता था। तू अवसाद में डूब गया था। घर से बाहर नहीं निकलता था। हमेशा चीखता चिल्लाता रहता था। कहता था मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। पर कमल, वो तेरा बाप दिन रात तेरे साथ बैठा रहता था। तेरी पसंद की चीजें बनाकर तुझे अपने हाथों से खिलाता था। तुझसे एक बार भी उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। योगेश जी की आवाज अब कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उस वक्त मैं ही एक था जिससे वो अपने दिल की बात कहता था। मैं उसे समझाता था, कमल इतना पागल मत बन पुत्र मोह में। तेरा लड़का बिगड़ गया है। नौकरी से छुट्टी लेता रहेगा तो बेटा तो हाथ से गया ही है, नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। डांट उसे, फटकार उसे, पर अपने प्यार से मत बिगाड़ उसे। पर कमल, तेरा पिता, उसने कभी तुझ पर आवाज भी नहीं उठाई। मैं उसे हमेशा समझाता, तब वो बहुत विश्वास से कहा करता था। योगेश जी की आंखें जैसे अतीत की किसी धुंधली तस्वीर में खो गई। योगेश, नौकरी तो फिर से मिल जाएगी, पर अगर मेरा बेटा खो गया तो? ये मेरा बेटा है, ये कभी गलत राह पर नहीं जाएगा। बस अभी बच्चा है, गलती हो गई है, पर देखना सुधर जाएगा और एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा मेरा बेटा। देखना तुम। तब वो तुझ में सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं देखता था, वो तुझ में अपना भविष्य, अपना विश्वास, अपना सपना देखता था। रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता था। आंखों में नींद नहीं पर डर था, कहीं तू कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं अवसाद में डूबा तू खुद से ना हार जाए। कितना थक जाता था, फिर भी सुबह वही मुस्कुरा कर तुझे उठाता था। और आज तो उसी बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ आया है। आज जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तूने उसे वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। कमरे में अब गहरी खामोशी छा गई थी। वैभव सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से पश्चाताप टपकने को तैयार था। योगेश जी की बातें जैसे उसका कलेजा चीरती जा रही थी। योगेश जी का गला रुन गया, पर वे बोले जा रहे थे। जब तू गलत राह जाने लगा था तो उसने तेरे लिए सुधार गृह की कल्पना भी नहीं की थी। किसी को कह देता ये लड़का बिगड़ गया है तो शायद समाज भी उसके साथ होता, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने तेरे हर दोष को अपनी परछाई में छिपा लिया।
उसने तुझे पूरी दुनिया की नजरों से बचा लिया था और आज तू कह रहा है कि वो तुझ पर बोझ बन गए हैं। सोच वैभव, अगर तब उसने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी होती, तुझे उसी बिगड़ी हालत में छोड़ दिया होता, समाज की नजरों में गिर जाने दिया होता, तो क्या तू आज इस मुकाम पर होता? तेरी आज की ये सफलता, ये बड़ा ओहदा सब उसी की तपस्या की देन है जो तेरे पिता ने की थी। अपने सपनों की आहुति देकर उसने तुझे बनाया है और आज जब उन्हें तेरे स्नेह की, तेरी परवाह की जरूरत है, तो तू उन्हें एक कोने में डाल आया, एक वृद्धा आश्रम में, अकेले। अरे बेटा, आज मेरे दोस्त को, तेरे पिताजी को, तेरी और मेरी दोनों की जरूरत है। क्या मांगते हैं वो तुझसे? तेरा थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी समझदारी। क्या इतना भी नहीं दे सकता तू उन्हें? कमरे में सन्नाटा छा गया था। वैभव अब स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा था। दिल के भीतर कुछ पिघल रहा था। शायद बहुत देर से जमी हुई संवेदनाओं की बर्फ अब पिघलने लगी थी। इधर वृद्धा आश्रम में शाम की धुंध में हल्की सी ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी। एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी पर कमल जी बैठे तो थे, लेकिन जैसे बैठना भी अब एक आदत भर रह गया था। पीठ सीधी करने की ताकत नहीं थी और आंखें वो अब भी हर आहट पर उठ जाया कर रही थी। दरवाजे की हर चटकनी, हर बाहर बजती चप्पल की आवाज, हर गेट के खुलने बंद होने की खटक, उनकी नजरें तुरंत वहां टिक जाती। शायद वैभव आया हो, फिर जैसे खुद ही झुटला देते, नहीं, आज नहीं, शायद कल। आंखें नम हो जाती और फिर खिड़की की ओर देखने लगते, जहां दूर तक फैली वीरानी और चुप्पी उनका इंतजार कर रही होती। पास ही बैठी वृद्ध महिला पूछ बैठती, कमल भाई, किसे देख रहे हैं इतनी देर से? कमल जी एक फीकी मुस्कान लाते, कुछ नहीं बहन जी, मेरी आंखें आदतन अब भी उसी दरवाजे पर टिक जाती हैं जहां से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया था। पता नहीं क्यों उम्मीद अब भी बाकी है। फिर एक लंबा मौन, कंधे ढलके हुए, कंठ रुंधा हुआ, लेकिन चेहरा अब भी उस पिता का था जिसने अपनी हर हार में बेटे की हर जीत तलाश की थी। वो कहता था ना, पापा आप मेरे सुपर हीरो हो, कहते कहते खुद को ही देख लेते आईने में। अब देख बेटा, तेरा सुपर हीरो कितना बूढ़ा हो गया है, पर तू फिर भी मेरा हीरो है, क्योंकि आज भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। एकाएक उनकी आंखें फिर दरवाजे की ओर उठती हैं। कोई कदमों की आवाज आई है क्या? वो इधर वैभव को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख गए थे और आंखें शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। भीतर तक कांप गया था वो। ये मैंने क्या कर दिया अंकल? स्वर में कंपी थी। मुझे माफ कर दीजिए। चलिए पापा को वापस घर ले आते हैं। आप भी साथ चलिए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। रुको वैभव, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। पापा से माफी मांगनी है। गालों में लुढ़क आए आंसुओं को साफ करती हुई काव्या बोली। उसकी आंखों से बहते आंसू अब पश्चाताप की भाषा बोल रहे थे। इधर वृद्धा आश्रम के भीतर उसी खिड़की के पास कमल जी बैठे थे, जैसे आत्मा थक गई हो, आंखें सूनी, होठों पर मौन और दिल में एक ही सवाल, अब किसके लिए जीऊं? उम्मीद के धागे टूट चुके थे और जीवन जैसे सिर्फ एक इंतजार बनकर रह गया था, किसी अंत का इंतजार। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, कमल, ए कमल। कमल जी चौंक गए। आवाज जानी पहचानी थी। नहीं, ये सपना है। योगेश की आवाज नहीं हो सकती। वो यहाँ क्यों आएगा? उन्होंने पलट कर देखा तो सामने योगेश जी खड़े थे। अरे योगेश, तू यहाँ? आंखें हैरानी से फटी जा रही थी। योगेश जी मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, हाँ भाई, और क्या, देख तुझे ढूंढ निकाला मैंने। अब चल कमल, घर चल,
उन्होंने झुककर कमल जी का हाथ थाम लिया, वो हाथ जो अब तक कांप रहे थे, लेकिन दोस्ती की गर्माहट ने उन्हें थाम लिया था। कमल जी की आंखें भर आई। कैसे चलूं योगेश, मेरा घर तो यही बन गया है अब। मेरा बेटा, मेरी जान, उसी ने तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। कहते कहते उनका कंठ भर आया था। अब कहाँ लौटूं और किसके लिए लौटूं? तभी योगेश जी के पीछे से एक लड़खड़ाता हुआ कदम आगे बढ़ा। वो वैभव था और साथ में काव्या। दोनों की आंखें लाल, चेहरा पछतावे से झुका हुआ था, जैसे शब्द निकलने से पहले गले में ही फंस रहे हों। पापा, आवाज में घुला हुआ पछतावा था। पापा, हमें माफ कर दीजिए, चलिए अपने घर चलिए। कमल जी स्तब्ध रह गए। बेटे बहू को सामने देखकर कुछ पल तक विश्वास ही नहीं हुआ। ये सपना है या सच? वैभव उनके घुटनों पर बैठ गया। आपका ये बेटा फिर से राह भटक गया था, पर अब दोबारा नहीं। बस एक बार फिर से अपने बेटे को गले लगा लीजिए पापा। कमल जी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। हाथ कांपते हुए बढ़े और उन्होंने वैभव को अपने गले से लगा लिया। उस आलिंगन में शिकायतें नहीं थी, सिर्फ बाप का वो अथाह प्रेम था जो हर चोट को सह जाता है और फिर भी माफ कर देता है। पास खड़ी काव्य भी कमल जी के पैरों में गिर जाती है। कमल जी के कांपते हाथों ने उसके सिर को छुआ तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पास खड़े योगेश जी की आंखों में भी नमी तैर गई थी। चल भाई कमल, अब बहुत हो चुका। अब अपने घर चल, जहां तेरा इंतजार तुझसे ज्यादा तेरा हक करता है। चल, अब जल्दी घर चल। कमल, रबड़ी भी तो खानी है तुझे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एक सच्चे दोस्त की ये बात मानो उस रिश्ते की मिठास को फिर से जगा गई, जिसमें दोस्ती सिर्फ साथ देने का नाम नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को संभालने का वादा थी। योगेश जी ने प्यार से अपने मित्र का हाथ थामा, जैसे फिर से जीवन की डोर पकड़ाई हो, और दोनों कार की ओर बढ़ गए। पीछे से वैभव और काव्या उनके पीछे थे, पर इस बार बेटे और बहू की तरह, जो अब कभी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।